कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं ये ज़िंदगी, कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं ये ज़िंदगी, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो, लड़खड़ाऊँ ना कभी अपने इस रास्ते पर मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूं जो रहेगा भारत की संसद से रिलेटेड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम आप देने जाते हो तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं किसको, संसद को। तो जैसा कि आपको पता ही है, आप सभी जानते होंगे, जो भारत की संसद है, ये जो संसद है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो जो भारत की संसद है, इस संसद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद नंबर 79 में। उसके बाद बात आती है कि जो हमारी संसद है वो किससे मिलके बनी होती है। तो आप सभी जानते होंगे, हमारी जो संसद है उसमें जो हमारा है राष्ट्रपति शामिल होगा, उसके अलावा हमारी जो लोकसभा है वो लोकसभा, और क्या हो जाएगा, राज्यसभा। तो ये जो तीनों अंग हैं, ये अंग मिलके क्या करते हैं, ये तीनों अंग मिलके बनाते हैं संसद। इसी को क्या कहा जाता है, संसद। अब देखो, इस संसद का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई, जो भारत की संसद है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। और इस संसद का जो मुख्य कार्य होगा वो होगा कानून बनाना, कानून बनाना। अब देखो, जो कानून है वो कैसे बनता है। तो जो कानून बनेगा, आप सभी को पता है भी, कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक विधेयक लाया जाएगा। वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद दोनों सदनों में से पास होके वो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अपनी अंतिम मोहर के साथ क्या कर देता है, विधेयक को पारित कर देता है। और वो रूप ले लेता है किसको, किसका रूप ले लेगा, वो ले लेगा कानून का रूप। ठीक है। तो कानून ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है कि ये एक विधेयक लाया जाता है। सबसे पहले एक विधेयक लाया जाएगा, वो विधेयक संसद के किसी भी सदन में जाएगा। उसके बाद दोनों में से पास होने के बाद कहाँ पे, फाइनली राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, और वो किसका रूप ले लेगा, एक कानून का रूप यहाँ पे ले लेता है। अब देखो, जो हमारे विधेयक है वो किसके द्वारा पेश किया जाएगा। तो ये जो हमारा विधेयक है, ये जो सरकार होगी, केंद्र में जो सरकार होगी, उस सरकार के किसी भी मंत्रालय के द्वारा ये पेश किया जा सकता है। समझ गए। विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाएगा, जो हमारी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उस सरकार के किसी भी मंत्रालय के द्वारा ये लाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। अब देखो, जो विधेयक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं विधेयक की टाइप की बात करूं तो विधेयक मेनली दो प्रकार के होते हैं। और वो जो विधेयक के दो प्रकार कैसे होंगे भाई, विधेयक के दो प्रकार कौन से होंगे। एक तो आप पढ़ते होंगे साधारण विधेयक वगैरह, तो वो आते हैं हमारे प्राकृतिक, प्रकृति के आधार पे। एक तो मैं बोल सकता हूं प्रकृति के आधार पे, दूसरा है हमारे बनाने के आधार पे, बनाने के आधार पर। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे विधेयक होते हैं। अब देखो, सबसे पहली टाइप समझते हैं बनाने के आधार पे। ये जो बनाने के आधार पे विधेयक है, ये भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला प्रकार होगा बनाने के आधार पे, वो क्या होगा कि भाई ये होते हैं सरकारी विधेयक। एक कौन से होंगे, निजी विधेयक। ठीक है, एक बोला जाएगा इसमें बनाने के आधार पे सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसमें निजी विधेयक। ठीक है, सरकारी विधेयक और दूसरा क्या हो गया, निजी विधेयक। अगर मैं प्रकृति के आधार पर बात करूं तो ये होते हैं आपके चार प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपने नाम सुन रखा होगा साधारण विधेयक का। उसके बाद आपने नाम सुन रखा होगा धन विधेयक का। उसके बाद आपने नाम सुन रखा होगा वित्त विधेयक का। और लास्ट हमारा बचता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है,
तो इतनी बात आपको समझ आई। हमने क्या देखा, हमने केवल इतना देखा जो विधेयक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई एक तो बनाने के आधार पे, एक प्रकृति के आधार पे, और जो बनाने के आधार पे है उसमें वो अपने आप से दो प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। जो प्रकृति के आधार के हैं वो अपने आप में चार प्रकार के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, उसके बाद कौन सा हो गया, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप मेरे को बताओगे साधारण विधेयक है ये किस आर्टिकल में आता है, धन विधेयक किस में आता है और वित्त विधेयक किस में आता है। तो यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप सभी जानते होंगे जो हमारा साधारण विधेयक है वो अनुच्छेद नंबर 107 में आता है। उसके बाद बात करें हम धन विधेयक की, ये किस में आएगा, ये आता हमारा आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक। उसके बाद वित्त विधेयक आर्टिकल नंबर 117 और संविधान संशोधन विधेयक आएगा आर्टिकल नंबर 368 में। इतनी बात हुई क्लियर। अब बारी बारी से हम इनको समझते हैं कि भाई सरकारी विधेयक कौन से होंगे, निजी विधेयक है वो कौन से होंगे, साधारण विधेयक कौन से, धन विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, चलिए तो यहां से शुरुआत करते हैं हम सरकारी विधेयक से। तो सरकारी विधेयक कौन सा होगा, जो सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा जो पेश किया जाता है उसी को बोला जाता है सरकारी विधेयक। क्या कहा कि भाई सरकारी विधेयक किसे कहेंगे, जो सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है उसे हम कहेंगे सरकारी विधेयक। ठीक है, उसके अलावा मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसको कहेंगे निजी विधेयक। अब ध्यान देंगे, जैसे कि जो पार्टी है उस पार्टी का कोई भी सदस्य सांसद हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो अपोजिशन वाले हैं उसका कोई भी सांसद, तो ये जो भी पेश करते हैं ना वो सारे के सारे निजी विधेयक में आते हैं। केवल जो मंत्री होते हैं सरकार में, ठीक है, जो केवल मंत्री होते हैं वो मंत्री जिस बिल को, विधेयक को पेश करते हैं उसे ही माना गया है कौन सा विधेयक, सरकारी विधेयक। मंत्री के अलावा चाहे वो पार्टी के सदस्य हो चाहे अपोजिशन के सदस्य हो, सारे के सारे जो भी विधेयक पेश करेंगे उसी को निजी विधेयक बोला गया है। दोनों समझ में आए। तो ये दोनों समझ आ गए होंगे आपको, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम धन विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में बहुत डाउट रहता है, किसमें, धन विधेयक में और हमारा जो वित्त विधेयक इसमें। तो अब इसको समझते हैं। अब देखिए जी, धन विधेयक और वित्त विधेयक। जो धन विधेयक है वो किससे संबंधित है, वित्त विधेयक है ये किससे संबंधित है। सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए। तो जो वित्त विधेयक है ना ये तो संबंधित रहेगा वित्त से, वित्त से संबंधित है। लेकिन जो धन विधेयक है ये किससे, जितनी भी अनुदान हमारी सब्सिडी वगैरह है, जितने भी प्रकार के कर हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, धन विधेयक के। वित्त के अंतर्गत क्या आएगा, वित्त विधेयक जी, वित्त से संबंधित। और धन से क्या आएगा, अनुदान कर वगैरह आएंगे। अब इसको ऐसे समझो आप कि मैं आपसे ये कहूं ये ए है हमारा और ये हमारा क्या है, बी। अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है तो इसको क्या कह सकते हैं कि भाई सभी ए बी है। तो यहां पे आप क्या मान लेंगे कि भाई ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा धन विधेयक और ये हमारा क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक। यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बात है मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई सारे के सारे धन विधेयक हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वित्त विधेयक, जबकि सारे वित्त विधेयक क्या नहीं होंगे, धन विधेयक नहीं होंगे। इतनी बात हुई क्लियर, बिल्कुल। अब देखो धन विधेयक को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा धन विधेयक है ये आर्टिकल 110 में आता है। सबसे पहली बात अनुच्छेद नंबर 110 में। दूसरी बात क्या हो गई कि भाई कोई भी हमारा अनुदान है, ठीक है,
उसके अलावा कर में परिवर्तन करना हो, कर में परिवर्तन करना हो, या फिर कर की क्या करनी हो, समाप्त करना हो, किसी भी कर में परिवर्तन करना हो या कर को समाप्त करना हो, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा धन विधेयक के अंतर्गत। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा इसमें कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लिया जाता है। किसके द्वारा, भारत सरकार जब धन का क्या लेती है, धन को उधार लेती है, तो उस उधार में कोई भी संशोधन करना हो तो उसके लिए क्या पेश किया जाता है, धन विधेयक। ठीक है, तो दो चीजें, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरी चीज क्या आती है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक समिति पढ़ी होगी जिसका नाम था लोक लेखा समिति। उसके अलावा आपको पता होगा आकस्मिक निधि के बारे में, और तीसरा हमारा क्या आता है, लोक लेखा समिति हो गया, आकस्मिक निधि हो गया। इसके अलावा हमारा क्या बचता है, वो था संचित निधि, संचित निधि। अब देखो इनमें पैसा डालना हो, पैसा निकालना हो, कुछ भी करना हो, यानी कि इनके धन की मैं क्या कह सकता हूं, अभिरक्षा, अभिरक्षा। ये किसके अंतर्गत आएगा, धन विधेयक। इसमें पैसा डालना हो, निकालना हो, सारा किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारे धन विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई कोई भी विधेयक है, ये कोई भी विधेयक है, वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम रूप से कौन तय करता है। तो इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि जी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको अंतिम रूप से लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसको तय करेगा। ठीक है, कौन तय करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम रूप से इसको तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि भाई जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या करता है, इसको तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है हमारे किसके पास है, ये जाता है सबसे पहले रखा भी राज्यसभा में ना, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा के पास जाएगा ये राज्यसभा में। अब देखो इस धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, राज्यसभा में ये जाता है, तो राज्यसभा में 14 दिन के अंदर इसको पास करके वापस भेजना पड़ता है लोकसभा में। अगर 14 दिन के अंदर अंदर पास करके वापस लोकसभा में नहीं भेजा गया तो ये अपने आप ही वहां से पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, किस मामले में, धन विधेयक के मामले में। तो पेपर में कई बार आ जाता है भाई ये जो धन विधेयक है ये राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन रह सकता है, तो हम कह सकते हैं कितने दिन, अधिकतम 14 दिन रह सकता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो कोई भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही पेश किया जाता है, और उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति भी अपनी वीटो पावर का इसमें क्या नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को भी फाइनली इसको पारित करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा धन विधेयक। अब देखो जी आगे एक और बचता है आर्टिकल, धन विधेयक का जो आर्टिकल था वो था 110 नंबर आर्टिकल। उसके बाद जो धन विधेयक की प्रक्रिया चलती है, जो धन विधेयक की संसद में जो प्रक्रिया चलती है, हम कह सकते हैं धन विधेयक प्रक्रिया, धन विधेयक प्रक्रिया। ये जो धन विधेयक की प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल के तहत चलती है, 109। जो बात आपसे अभी अभी मैंने बताई कि राज्यसभा इसको 14 दिन तक रख सकती है अपने पास, तो ये किस आर्टिकल के तहत ये प्रक्रिया चलती है, धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद नंबर 109 के तहत चलती है। ठीक है, धन विधेयक किस में रहेगा, आर्टिकल नंबर 110 में रहेगा। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता आपका वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। अब देखो ये जो वित्त विधेयक है ना, ये 3 प्रकार का होता है, समझ गए। 3 प्रकार कौन कौन से, एक आप अभी अभी पढ़ के आए हो क्या, धन विधेयक,
ठीक है, ये वित्त विधेयक भी होता है और इसको धन विधेयक भी कहते हैं। उसके बाद एक हमारा आ जाता है धन विधेयक प्लस में गैर वित्त विधेयक, गैर धन विधेयक, सॉरी ये आ जाएगा गैर वित्त मामले, गैर वित्तीय मामले, मतलब इसमें धन के भी मामले होंगे और गैर वित्त के मामले होंगे। गैर वित्त का मतलब प्रशासनिक मामले, ठीक है। और एक ही तीसरा आता है, ये आता है भारत की संचित जो निधि है उस पर भारित व्यय है, संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक है। ये वित्त विधेयक हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन विधेयक, एक ही में आ जाएगा धन विधेयक प्लस गैर वित्त मामले यानी कि प्रशासनिक मामले, और तीसरा क्या हो जाएगा, जो हमारी संचित निधि है उसके ऊपर भारित व्यय। अब देखो इसको तो आप पढ़ चुके हो अभी अभी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसको, इसका क्या मतलब है कि संचित निधि पर भारित व्यय। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे अधिकारी हैं, MP MLA या फिर मंत्री हैं, उनके अगर वेतन भत्तों को जब बढ़ाना होता है तो वो ऐसे के ऐसे पारित हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसी को कहा गया है संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक है। अब देखो जो आपको समझना है वो समझना है ये वाला, जो धन विधेयक हमारा प्लस गैर वित्त विधेयक, तो इसमें कौन से मामले आएंगे, इसमें आएंगे जैसे कि एक हमारा हो गया GST, ठीक है, GST हो गया, तो GST को किस में रखा गया है, वित्त विधेयक था, और ये धन विधेयक प्लस गैर वित्त विधेयक हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो तीनों में क्या चीज नजर आएगी कि भाई धन विधेयक है, ये सबसे पहले कहां पे पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के से ये पेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए इसकी धन विधेयक प्लस गैर वित्त विधेयक मामले, ये भी कहां पे, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और उसके बाद ये जो संचित निधि वाला है ना, सॉरी ये है, ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये भी संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है पावर की, इसमें जो लोकसभा की पावर है वो राज्यसभा से ज्यादा रहेगी। इसमें पावर की बात करें तो जो लोकसभा की पावर है वो राज्यसभा के इक्वल रहेगी, और इसमें भी लोकसभा की पावर है वो राज्यसभा के इक्वल रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि केवल हमारा जो धन विधेयक है उसी में लोकसभा की पूरी पावर रहती है। उसके बाद बात कर ली जाए संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। और मैं संयुक्त अधिवेशन की बात करूं तो धन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा यहाँ पे भी, और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है यहाँ पे भी। उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर, ठीक है, कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के ऊपर कोई भी जवाब नहीं दे, उसको अपने पास रख ले, यानी कि वो राष्ट्रपति क्या कर रहा है, अपनी जो पावर है उसका वो यूज कर रहा है। तो धन विधेयक के मामले में जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद बात करें धन विधेयक प्लस गैर वित्त विधेयक, तो इसमें राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और इसमें भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, धन विधेयक, वित्त विधेयक। अब बच गया आपका साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, तो उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।